हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टेक्निकल हेल्पर की फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में। दोस्तों, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु क्या चीज़ होता है? तो दोस्तों देखो, क्या होता है, पदार्थ होता है। पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसी वस्तु जिसका निश्चित तो भार हो और जो क्या घेरती हो, स्थान घेरती हो, वो वस्तु क्या कहलाती है? आपकी पदार्थ। जिसका भार क्या हो? निश्चित। भार क्या होना चाहिए? वस्तु का निश्चित होना चाहिए। और क्या घेरनी चाहिए? वो स्थान घेरती हो। क्या घेरती हो? स्थान घेरती हो। इन दो चीज़ों को, ऐसी वस्तु जिसका निश्चित तो भार हो और जो क्या घेरती हो, स्थान घेरती हो, वो वस्तु क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। अब पदार्थ आपका ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, लेकिन जिसका निश्चित तो भार हो और क्या घेरती हो, स्थान घेरता हो, वो वस्तु क्या कहलाती है? पदार्थ। अब यदि इस पदार्थ को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं, इस पदार्थ के यदि मैं क्या करूं, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर इसको क्या कर दूं, मैं तोड़ दूं, तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं पदार्थ से, ये कहलाते हैं आपके क्या? अणु। क्या कहलाते हैं? अणु। तो अणु क्या होता है? पदार्थ का एक छोटा सा कण, वो क्या कहलाता है? आपका अणु कहलाता है। और यदि इन अणुओं को भी मैं और बारीक बारीक टुकड़ों के अंदर बांट दूं, अणुओं को भी क्या कर दूं, और ज़्यादा बारीक बारीक टुकड़ों के अंदर बांट दूं, तो क्या बनता है? आपका परमाणु बनता है। क्या बनता है? परमाणु। तो परमाणु किससे होता है? पदार्थ से। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परमाणु। तो परमाणु क्या होता है? यदि पदार्थ को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा तो क्या बना? आपका अणु। यदि अणु को भी और ज़्यादा छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ा तो क्या बना? आपका परमाणु। तो ये जो परमाणु होता है, ये क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण। तो यह पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। परमाणु की अगर कुछ विशेषताओं की बात करें तो ये जो परमाणु, देखो दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक तो होती है भौतिक क्रियाएं और एक होती है रासायनिक क्रियाएं। तो ये जो आपका परमाणु होता है, ये केवल रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। केवल कौन सी क्रियाओं में भाग लेता है? रासायनिक क्रियाओं में। तो परमाणु आपका केवल रासायनिक क्रियाओं के अंदर क्या लेता है? भाग लेता है। क्या लेता है? भाग। अगली बात परमाणु में, अब देखो मैंने पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा तो अणु बना, अणु को छोटे टुकड़ों में बांटा तो क्या बना? परमाणु। यदि मैं दो या दो से अधिक परमाणुओं को वापस मिला दूं तो क्या बनेगा? आपका अणु। तो दो या दो से अधिक परमाणु, क्या दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करेंगे? आपके मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? अणु का। क्योंकि अणु को अपने छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा था तो क्या बना था? परमाणु। और यदि उन परमाणुओं को मैं वापस जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? आपका अणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अणु। अब ये जो परमाणु होता है, ये परमाणु भी क्या होता है? तीन चीज़ों से मिलकर बना था, जो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु क्या होता है? तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो तीन चीज़ें क्या है आपका? पहला तो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है क्या है आपका? प्रोटॉन, और तीसरा क्या है आपका? न्यूट्रॉन। तो परमाणु के अंदर कौन कौन स्थित होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है? न्यूट्रॉन। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो परमाणु होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है क्या? न्यूट्रॉन। इन तीन चीज़ों से मिलकर किसका निर्माण होता है? परमाणु का। तो चाहे कोई सा भी पदार्थ हो, प्रत्येक पदार्थ के अंदर क्या होगा? परमाणु। और उस परमाणु के अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, क्या होंगे? न्यूट्रॉन भी अवश्य रूप से विद्यमान रहेंगे। तो जो परमाणु होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के अंदर कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं। तो परमाणु के अंदर केवल मैंने आपको चार बातें बताई है। ये पदार्थ का क्या होता है? सबसे छोटा कण होता है।
ये केवल कौन सी क्रियाओं में भाग लेता है? रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है, यह भौतिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता है। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? अणु का। ये जो परमाणु होता है वो क्या होता है? तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीन चीज़ों से मिलकर किसका निर्माण होता है? परमाणु का। तो अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है। या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये परमाणु के अंदर कहाँ पर स्थित होते हैं। तो अपन थोड़ा सा देखते हैं परमाणु की संरचना के बारे में। क्या? परमाणु की संरचना। तो परमाणु की संरचना की अगर बात करें तो परमाणु के अंदर परमाणु बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो परमाणु के अंदर क्या होता है? एक सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट का मतलब केंद्र बिंदु। जैसे वृत्त हो गया, इसका केंद्र बिंदु ये हो गया ना, तो ऐसे परमाणु का ये क्या होता है? केंद्रीय भाग होता है। उस केंद्रीय भाग को अपन बोलते हैं क्या? नाभिक। और ये जो नाभिक होता है इसके चारों तरफ क्या होती है? स्थिर कक्षाएं होती हैं। इस नाभिक के चारों तरफ क्या होती है? स्थिर कक्षाएं। और ये देखो, ये मान लो परमाणु का केंद्रीय भाग है। ये जो परमाणु का केंद्रीय भाग है ये तो कहलाएगा क्या? आपका नाभिक। क्या कहलाएगा? नाभिक। तो परमाणु का एक केंद्रीय भाग होता है और उस केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं अपन? नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। मैंने बताया था जो परमाणु होता है ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है क्या? न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये परमाणु के जो नाभिक होते हैं उसके अंदर स्थित होते हैं। तो परमाणु की नाभिक के अंदर कौन कौन स्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पूछा जाए जो परमाणु के अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु के अंदर कहाँ पर स्थित होते हैं? तो किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु की नाभिक के अंदर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये नाभिक के साथ क्या होते हैं? अंतरा आणविक बल के द्वारा क्या होते हैं? बंधे रहते हैं। कौन से बल से? अंतराण्विक बल के द्वारा ये क्या होते हैं? नाभिक के अंदर क्या होते हैं? बंधे हुए रहते हैं। अब ये जो नाभिक था इसके चारों तरफ ये क्या है? कक्षाएं हैं। इनको क्या बोलेंगे अपन? स्थिर कक्षाएं। क्या बोलेंगे? स्थिर कक्षाएं। इनकी जो आकृति होती है वो कौन सी होती है? दीर्घवृत्ताकार। कौन सी होती है? दीर्घवृत्ताकार। तो जो परमाणु की नाभिक होती है उस नाभिक के चारों ओर क्या होती है? दीर्घवृत्ताकार स्थिर कक्षाएं होती हैं। परमाणु के नाभिक के चारों तरफ क्या होती है? दीर्घवृत्ताकार स्थिर कक्षाएं। अब देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो कहाँ रह गया? नाभिक में। बचा कौन? आपका इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये परमाणु की जो नाभिक के चारों तरफ जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है इन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के अंदर कौन स्थित होता है? आपका इलेक्ट्रॉन। जैसे ये नाभिक के सबसे पास स्थित कक्षा है तो ये हो जाएगी पहली कक्षा। इसके अंदर कौन आएंगे? इलेक्ट्रॉन आएंगे। कौन आएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे कैसे ये दूसरी कक्षा है, इसके अंदर भी क्या आएंगे? आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? आपके इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं? तो किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु की नाभिक के चारों तरफ जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के अंदर कौन स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हुई आपका जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु के अंदर कहाँ कहाँ पर स्थित होते हैं। तो परमाणु का केंद्रीय भाग होता है वो केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? नाभिक। परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसके अंदर कौन कौन स्थित होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो परमाणु की नाभिक के अंदर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। अगला बताया परमाणु के जो नाभिक होती है इसके चारों तरफ क्या होती है? दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है। क्या होती है? दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं। और ये जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है इनके अंदर कौन स्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये नाभिक के सबसे पास स्थित है तो मैंने देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बनाए? 2। इसके अंदर मैंने कितने बना दिए? 8। ऐसे कैसे क्या होती है? परमाणु की जो नाभिक होती है उसके चारों तरफ जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है ना उन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? आपकी निश्चित होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या निश्चित। प्रत्येक कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? निश्चित। और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उनका मान निकालने का जो सूत्र होता है, किसका मान बता रहा हूं मैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र।
तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है, परमाणु की जो नाभिक के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है, उन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के अंदर जो इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है, वो सूत्र क्या है आपका 2n²। कौन सा है? 2n²। यहाँ n बराबर क्या है आपके कक्षाओं की संख्या। कक्षाओं की संख्या से क्या मतलब है? जो नाभिक के जितनी पास है, देखो नाभिक से पहले नंबर है तो इस कक्षा की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। ये नाभिक से कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पर। ये नाभिक से कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर। आगे आएगी तो वो नाभिक से कौन से नंबर पे होगी? 4 नंबर पे। तो जो नाभिक से जितनी दूर होगी वही क्या हो जाएगी? इन कक्षाओं की क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। मान लो मेरे को ये जो नाभिक के सबसे पास स्थित है, इन कक्षाओं को प्रदर्शित करते हैं अपन K, L, M और N से। मान लो मेरे को जो K वाली कक्षा है, इस K वाली कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखो K वाली कक्षा के अंदर N का मान कितना है? 1 है। कितना है? 1। तो ये जो सूत्र है, इस सूत्र में मैं N की जगह क्या रख दूंगा? 1 रख दूंगा। तो क्या आएगा? 2। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। और 2 को जब मैं 1 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो जो K वाली कक्षा होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 2। कितनी होंगी? 2। तो नाभिक की जो सबसे पास स्थित कक्षा होती है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन। अगला, ये जो K के बाद में कौन सी कक्षा है आपके? L। इस L कक्षा के अंदर यदि मेरे को इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, किसके अंदर ज्ञात कर रहे हैं अपन? L। तो सूत्र क्या लगेगा आपका? 2n²। यहाँ कर 2 का 2। अब देखो n, L का नंबर कितना है? 2 नंबर है। कितना है? 2। तो n के स्थान पर कितना आ जाएगा? 2। फिर आ गया 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। और 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो जो L वाली कक्षा है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने आएंगे? 8। ऐसे कैसे? यदि मेरे को M में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, किस में? M में। तो M का नंबर देखो कौन सा नंबर है? 3 नंबर है। तो मैं N के स्थान पर कितना रख दूंगा? 3। तो देखो 2, 3 का स्क्वायर 9। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 8। तो इस सूत्र की सहायता से अपन किसी भी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या का क्या कर सकते हैं? मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था आपका परमाणु की संरचना के बारे में। परमाणु की संरचना, परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर अंतराण्विक बल के द्वारा क्या होते हैं? बंधे हुए रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के चारों तरफ क्या होती है? दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है और उन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं के अंदर कौन स्थित होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन। इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो कौन सा है आपका? 2n² है, जहां पर n बराबर क्या है? कक्षाओं की संख्या। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, ये अपनी कक्षाओं के अंदर क्या करता है? घूमता रहता है। तो इन इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 प्रकार की गति पाई जाती है। कितनी गति पाई जाती है इनमें? 2। एक तो पाई जाती है घूर्णन गति। कौन सी गति पाई जाती है? घूर्णन। और दूसरी पाई जाती है कौन सी? चक्रण गति। कौन सी? चक्रण। तो पूछा जा सकता है परमाणु की या नाभिक में जो परमाणु की जो स्थिर कक्षाएं होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उन इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने प्रकार की गति पाई जाती है? तो परमाणु की नाभिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके अंदर कितनी गति पाई जाती है? 2। एक तो पाई जाती है घूर्णन गति और दूसरी पाई जाती है कौन सी? चक्रण गति। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ये जो स्थान है इसके चारों तरफ तो क्या करता है? आपका घूर्णन गति करता है। साथ साथ में क्या करता है? इस नाभिक के चारों तरफ भी क्या करता है? ये चक्कर काटता है। क्या काटता है? चक्कर। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितनी गति पाई जाती है? 2। एक तो पाई जाती है घूर्णन गति और दूसरी पाई जाती है कौन सी? चक्रण गति। तो दोस्तों ये हो गया आपका परमाणु की संरचना के बारे में। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या क्या होते हैं और इन पर कितना कितना आवेश होता है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, किसकी? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो परमाणु होता है उस परमाणु के अंदर जो स्थिर कक्षाएं होती है उन स्थिर कक्षाओं के अंदर क्या करता है? आपका घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का आवेश होता है, क्या? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है?
ऋण आवेश होता है। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश, यानी कि जो ऋणात्मक आवेश होता है वो किस पे स्थित होता है? आपका इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है, किसका? आवेश का मान। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश का मान होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है। किस पर मान है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम है। ये एक इलेक्ट्रॉन पर क्या है? आवेश का मान है। फिर बात आती है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। ये किसका द्रव्यमान है? इलेक्ट्रॉन का। 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। और यदि मैं ग्राम के रूप में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं? 9.1 गुणा 10⁻27 ग्राम। ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? आपका द्रव्यमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो कौन था? आपका जे थॉमसन। क्या था? जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको 4 बातें याद रखनी है। पहला, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। ये जो ऋण आवेश होता है उस आवेश का मान कितना होता है, या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। फिर आता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम, या फिर इसको बोल सकते हैं 9.1 गुणा 10⁻27 ग्राम। ये क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में। आगे चलते हैं अपन किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में। देखो, जो प्रोटॉन की खोज की थी, प्रोटॉन का खोज करता कौन था? गोल्डस्टीन। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। कई किताबों के अंदर इसमें रदरफोर्ड भी दे रखा है, पर देखो रदरफोर्ड ने है ना, इससे जो प्रोटॉन है इसकी खोज नहीं की थी। उसने प्रोटॉन का केवल क्या दिया था? नाम दिया था। जबकि प्रोटॉन की खोज करने वाला कौन था? आपका गोल्डस्टीन था। कौन था? गोल्डस्टीन। इस पर जो आवेश होता है, प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश था? ऋण आवेश। तो प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। कौन सा होता है? धन आवेश। अब ये जो प्रोटॉन पर धन आवेश होता है उसका मान कितना होता है? या एक प्रोटॉन पर आवेश का मान। कितने प्रोटॉन पर? एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है? आपका एक प्रोटॉन पर द्रव्यमान का मान है। इसका मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के क्या होता है? बराबर। फर्क क्या था? इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर क्या था? माइनस, और प्रोटॉन में क्या आएगा? प्लस आएगा। क्या आएगा? प्लस। तो प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। फिर आता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये क्या है? आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान है। अगर इसको ग्राम के रूप में लिखूं तो आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्या हो जाएगा? प्रोटॉन का द्रव्यमान। देखो, जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन से, देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान में क्या हुई थी? 10⁻⁻के क्या आया था? 31, और प्रोटॉन पे क्या आ रहा है? 10⁻⁻27। तो इसका द्रव्यमान तो क्या होता है? ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? कम। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से क्या होता है? ज़्यादा होता है, लेकिन ये कितना ज़्यादा होता है? 1845 गुना। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? 1845 गुना। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्या प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1845 गुना होता है। तो ये हो गया आपके प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। एक प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है?
1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻⁻27 किलोग्राम, या फिर होता है 1.67 गुणा 10⁻⁻⁻24 ग्राम। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुणा होता है 1845 गुणा। अब लास्ट बचा है आपका क्या, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होता है आपका, या सबसे पहले देखिए इसका खोजकर्ता। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की। किसकी की थी, न्यूट्रॉन। फिर देखिए आवेश। तो न्यूट्रॉन क्या होता है आपका, आवेश रहित होता है। क्या होता है, आवेश रहित, यानी कि ना तो इस पे धन आवेश होता है और ना ही ऋण आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। तो आवेश का मान कितना होगा, अब जब यदि ये आवेश रहित है तो आवेश का मान भी क्या होगा आपका, शून्य होगा। क्या होगा आपका, शून्य, यानी कि आवेश का मान कितना होगा, 0 होगा। बात आती है इसके द्रव्यमान की। तो देखो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखा था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। न्यूट्रॉन के द्रव्यमान में क्या आ जाता है, 1.674 गुणा 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर इसको मैं ग्राम में लिखूँ तो क्या आ जाएगा, 1.674 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन के बारे में। तो अपन ने तीनों परमाणु होता है, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों के अपन ने खोज करता, उन पर आवेश, आवेश का मान, उनके द्रव्यमान, इन तीनों के बारे में अपन ने क्या किया, अध्ययन किया। आगे चलते हैं। अगला है परमाणु क्रमांक। क्या है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की संख्या, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, उसका परमाणु क्रमांक। तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाता है। किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है, उसका परमाणु क्रमांक। अगर मैं देखूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। यदि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, मतलब ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 8 ही। ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8, और प्रोटॉन भी कितने होंगे, इसके अंदर 8 ही होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन। मतलब जितना ऋण आवेश होगा, क्या होगा, जितना ऋण आवेश होगा उतना ही क्या आएगा, धन आवेश होगा। क्या आएगा, धन आवेश। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान क्या होता है, बराबर। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर भी आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो यदि कोई परमाणु, परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है, उसका परमाणु क्रमांक। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। तो ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8, और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 8। अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे कैसे, एक प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो यदि मैं
जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर यदि ऋण आवेश का मान ज्ञात करूं तो इसको मेरे को किससे गुणा करना पड़ेगा 8 से, और इसको भी किससे गुणा करना पड़ेगा 8 से। तो दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। जो भी मान आएगा वो क्या आएगा, बराबर। लेकिन एक संख्या किस में आएगी, माइनस में, और दूसरी संख्या किस में आएगी, प्लस में। तो जो परिणामी आवेश है वो कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो सामान्य अवस्था के अंदर जो कोई भी परमाणु होता है वो परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ना तो ऊपर उस पर धनावेश होता है और ना ही ऋणावेश, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश का मान क्या होता है, बराबर होता है। मान बराबर होने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो परिणामी आवेश का मान कितना बचता है, 0। तो सामान्य अवस्था के अंदर प्रत्येक परमाणु होता है, या प्रत्येक परमाणु क्या होता है आपका, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। तो इसके अंदर अपन लिख सकते हैं सामान्य अवस्था के अंदर कोई भी परमाणु क्या होता है आपका, उदासीन होता है। अब क्या होगा, जब किसी परमाणु के ऊपर अपन क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बल। तो बल लगाने पर वो परमाणु क्या होते हैं, या तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होती है या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है, वृद्धि। जैसे मान लो ऑक्सीजन की बात लेके चलते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना था, 8 था। यानी कि ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 8। जब ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 8। अगर मैं ऑक्सीजन की परमाणु संरचना बनाना चाहूँ तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले परमाणु की क्या बनाएंगे, नाभिक। इस नाभिक के अंदर क्या क्या रखेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर नाभिक के चारों तरफ क्या बनाएंगे, कक्षा। ये कौन सी कक्षा होगी, इसकी पहली कक्षा। तो पहली कक्षा के अंदर अपन ने निकाला था इस सूत्र से, 2n² से। तो पहली कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन का मान कितना आया था आपका, 2 आया था। कितना आया था, 2। देखो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। तो 8 में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा के अंदर भर दिए, पहली कक्षा के अंदर। तो 8 में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचा मेरे पास, 6। अब मैं क्या बनाऊंगा इसके अंदर, दूसरी कक्षा। दूसरी कक्षा के अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 8। कितने आ सकते हैं, 8। तो इसके अंदर 8 तो आ सकते हैं, लेकिन अपने पास है कितने, 6। तो दूसरी कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी, 6 आएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी ऑक्सीजन की क्या होगी, परमाणु संरचना। अब क्या देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे ना सब, तो ये परमाणु की कौन सी कक्षा हो जाएगी, बाहरी कक्षा, और ये परमाणु की कौन सी कक्षा हो जाएगी, आंतरिक कक्षा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के द्वारा एक आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं, वो बंधे हुए रहते हैं। जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या होते हैं, आपके बंधे हुए रहते हैं, जिसके कारण ये अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर नहीं जा पाते। मतलब इन इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा क्या लगता है, बल लगता है। जब ये ऑक्सीजन का परमाणु है, इस परमाणु पर अपन बाहर से क्या लगाए, बल। इस परमाणु पर अपन क्या लगाए, बाह्य बल लगाए। तो जब इस पे बाह्य बल लगाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। इस कक्षा को छोड़कर क्या आ जाएगा, बाहर। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है तो इसको बोलते हैं अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अगली परिभाषा आती है आपकी आयन की। क्या है, आयन। आयन क्या होता है, देखो सामान्य अवस्था के अंदर कोई भी जो परमाणु होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। उदासीन का मतलब ना तो उसके ऊपर ऋणावेश होता है और ना ही धनावेश होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो देखो क्या होता है, जैसे मैं मान के चलो कार्बन का एक परमाणु लेता हूँ, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। क्या होता है, 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। तो मैंने बताया था परमाणु क्रमांक की आपको परिभाषा, किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है, उसका परमाणु क्रमांक। यदि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है तो इस कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6। और इस कार्बन के अंदर प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, आपके 6 होंगी। कितनी होंगी, 6। और मैंने बताया था एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का क्या होता है, मान। ऐसे कैसे, एक प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम।
यानी कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उन पर आवेश का मान क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर। लेकिन इनकी दिशा एक दूसरे के क्या होती है, विपरीत। एक माइनस में आता है तो दूसरा किस में आता है, प्लस में। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, और ये क्या है, एक प्रोटॉन पर आवेश का मान। अब यदि मैं कार्बन पर टोटल आवेश देखना चाहूँ, कार्बन पर आवेश, तो देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन में, 6, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना है, माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे कैसे, एक प्रोटॉन पर आवेश है कितना, 1.6, और इसके अंदर प्रोटॉन कितने, 6। तो देखो इसको जब इससे गुणा करूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये किस में आएगा, माइनस में। और जब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये किस में आएगा, प्लस में। अब देखो कार्बन के ऊपर ऋण आवेश कितना होता है, माइनस का 9.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, और कार्बन पर धनावेश कितना होता है, 9.6 गुणा 10⁻⁻19। यदि मैं इन दोनों को क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो देखो ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है, और दोनों संख्याओं का मान क्या है, बराबर। तो बताओ परिणामी आवेश कितना आ गया आपका, 0 आ गया। परिणामी आवेश कितना आ गया आपका, 0। तो कोई भी परमाणु होता है, चाहे कोई सा भी पदार्थ हो, सभी पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो सामान्य अवस्था के अंदर क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। 0 आवेश का मतलब उसको क्या बोल सकते हैं अपन, उदासीन। यानी कि ना तो इसके ऊपर धनावेश होता है और ना ही ऋणावेश होता है। क्यों, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है यहाँ पर प्रोटॉन, और जितना ऋणावेश है उतना ही क्या है यहाँ पर धनावेश। तो ऋण आवेश और धनावेश एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिससे परिणामी आवेश का मान कितना हो जाता है, 0। तो सामान्य अवस्था के अंदर कोई भी परमाणु होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। अब इस परमाणु को क्या करना पड़ेगा, अपन को आवेश युक्त बनाना पड़ेगा। इस परमाणु को आवेश युक्त बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या में या तो कमी करनी पड़ेगी या फिर क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को कम करना पड़ेगा या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा। मैं क्या करता हूँ, ये जो कार्बन परमाणु है, ये कार्बन परमाणु को किसी दूसरे परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन और इसको मैं क्या कर देता हूँ, दान कर देता हूँ। यानी कि ये कार्बन का परमाणु किसी दूसरे परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, उधार ले लेता है या ग्रहण कर लेता है। तो देखो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, और एक इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण और कर लिया, तो अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 7। कितने हो जाएंगे, 7। यानी कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई अब, ज़्यादा। प्रोटॉन थोड़ी लिया उसने उधार क्या लिया उसने, इलेक्ट्रॉन। तो संख्या भी किसकी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ पर देखो मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 112, 7 × 42, 4 और 7 और 4 कितना हो जाएंगे, 11। तो यहाँ पर देखो ऋण आवेश का मान कितना हो गया, माइनस के 11.2 गुणा 10⁻⁻19, और धन आवेश का मान कितना हो गया, 9.6 गुणा 10⁻⁻19। यानी कि अब देखो यहाँ पर ऋण आवेश का मान क्या हो गया आपका, ज़्यादा, और धन आवेश का मान क्या हो गया आपका, कम। अब इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, देखो 12, 6 और 10, 1.6। लेकिन 1.6 बचेगा, वो किसका बचेगा, माइनस का। तो देखो इस परमाणु पर अब कौन सा ऋण आवेश आ गया आपका, ऋण आवेश आ गया। क्या आ गया, ऋण आवेश। लेकिन ये ऋण आवेश कब आया, जब इस परमाणु ने क्या किया, दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, ज़्यादा। और जब इस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो उस परमाणु के पास कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश। मतलब अब यह परमाणु उदासीन न होके क्या हो गया, आवेश युक्त हो गया। क्या हो गया, आवेश युक्त। अब लेकिन आवेश कौन सा आ गया इस पे, ऋण आवेश। लेकिन अगर मान लो ये कार्बन का परमाणु किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण न करके किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दान कर देता है। मतलब दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देता है, दे देता है। तो इसने मान लो एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को क्या कर दिया, दे दिया। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 में से उसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। तो अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 5। कितने बच जाएंगे, 5।
तो देखो अब कार्बन पर आवेश का मान कितना हो जाएगा, इसको अपन इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 5 80 होता है ना, माइनस का 8 पॉइंट क्या आएगा 0। और प्रोटॉन की संख्या में तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, क्योंकि प्रोटॉन तो क्या होते हैं, परमाणु की नाभिक में स्थित होते हैं। किस में होते हैं, नाभिक। और नाभिक में क्या होता है, अंतराण्विक बल का मान क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो और वो क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कक्षाओं के अंदर क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो जो बाहर निकलते हैं वो गति कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन। आएंगे तो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे, जाएंगे तो भी क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दे दिया, तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 5। अब कार्बन पर जो ऋण आवेश का मान हो गया वो तो हो गया माइनस का 8, और धन आवेश का मान कितना है, 9.6। अब इन दोनों को जब अपन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1.6। कितना आ जाएगा, 1.6। लेकिन अब 1.6 आएगा वो किसका आएगा, प्लस का आएगा। किसका आएगा, प्लस का। मतलब अब जो कार्बन का परमाणु है उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। कौन सा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। तो किसी भी परमाणु पर ऋण आवेश आएगा या धन आवेश आएगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो आवेश कौन सा आएगा, ऋण आवेश। और यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो आवेश कौन सा आएगा, धन आवेश। तो सामान्य अवस्था के अंदर अपन ने देखा परमाणु क्या होता है, उदासीन। लेकिन जब परमाणु क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग दे या फिर क्या कर ले, ग्रहण कर ले, तो उस परमाणु पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। और जब इस परमाणु पर जो आवेश आ जाता है, मतलब अब ये परमाणु क्या हो जाता है, आवेश युक्त। तो ऐसे आवेश युक्त परमाणुओं का जो समूह होगा वही क्या कहलाता है, आपका आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयन। तो आयन के अंदर अपन क्या लिखेंगे, सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब ना तो उसके ऊपर ऋणावेश होता है और ना ही धनावेश होता है। दूसरा क्या होता है, जब परमाणु पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हुई थी तो परमाणु पर कौन सा आवेश आया था, ऋणावेश। तो जब किसी परमाणु पर, या फिर आयन की परिभाषा लिख लो, आयन किसे कहेंगे अपन, आवेश युक्त। क्या, आवेश युक्त परमाणुओं का समूह। मतलब ऐसे परमाणु का समूह जिन पर उनके ऊपर क्या हो, आवेश युक्त हो। तो आवेश युक्त परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयन। तो आयन किसे कहेंगे, आवेश युक्त जो परमाणु का समूह होगा वो क्या कहलाएगा, आयन। ये जो आयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है धन आयन। क्या होता है, धन आयन। धन आयन कब बना था, जब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है, कमी होती है, तो उस परमाणु पर कौन सा आवेश आता है, धन आवेश। तो जब किसी परमाणु में, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है, तो उस परमाणु पर कौन सा आवेश आता है, धन आयन। तो यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी तो परमाणु पर कौन सा आवेश आएगा, धन आयन। तो दूसरा जो होता है वो क्या होता है, आपका ऋण आयन होता है। क्या होता है, ऋण आयन। तो ऋण आयन किसे कहेंगे, जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो उस पर कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश। तो जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होती है, तो उस परमाणु पर कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश। तो आयन के बारे में क्या होता है, सामान्य अवस्था में प्रत्येक परमाणु क्या होता है, उदासीन। मतलब जितना उसके ऊपर ऋण आवेश होता है उतना ही क्या होता है, धन आवेश। और आवेश युक्त परमाणु का समूह क्या कहलाता है, आयन। आयन की परिभाषा क्या होती है, आवेश युक्त। आवेश युक्त का मतलब या तो उसके ऊपर ऋण आवेश हो या फिर क्या हो, धन आवेश। तो आवेश युक्त परमाणुओं का समूह क्या कहलाता है, आपका आयन कहलाता है। आयन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो होता है धन आयन और दूसरा होता है ऋण आयन।
धनायन किसे कहेंगे? जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है? कमी होती है, तो उस परमाणु पर कौन सा आवेश आता है? धनावेश। और जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है, तो उस परमाणु पर कौन सा आवेश आता है? ऋणावेश आता है। कौन सा आता है? ऋणावेश। तो ये हो गया आपके आयन के बारे में। अगली जो परिभाषा आती है इसके अंदर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है विद्युत धारा। तो देखो, अपन ने आवेश के बारे में पढ़ा, एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। ऋणावेश तो कब होता है? जब परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? ज़्यादा। और जब परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम आती है तो परमाणु पर कौन सा आता है? धनावेश। तो विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की सिंपल सी परिभाषा होती है क्या? आवेश के प्रवाह की दर। किसी भी चालक पदार्थ में से कितने आवेश उसके अंदर से क्या हो रहे हैं? प्रवाहित हो रहे हैं। वो जो प्रवाहित हो रहे हैं उनकी दर को ही अपन क्या कहेंगे? विद्युत धारा। मान लो ये कोई चालक पदार्थ है, इस चालक पदार्थ के सिरों पर मैंने क्या लगाया? एक बल लगाया। क्या लगाया मैंने? विद्युत वाहक बल। जब इस चालक पदार्थ के सिरों पर मैं विद्युत वाहक बल लगाता हूं तो इस चालक पदार्थ के अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? आपके गति करते हैं। तो किसी भी चालक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। या फिर इन इलेक्ट्रॉन को क्या बोल सकते हैं अपन? आवेश। आवेश को प्रदर्शित करते हैं क्यू। क्यू बराबर क्या होता है? एन इंटू ई। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनों का जो समूह होता है, इन इलेक्ट्रॉनों का समूह ही क्या कहलाता है? आपका आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश। तो किसी भी परमाणु में से या किसी भी पदार्थ में से जो आवेश के प्रवाह की दर होती है, वो आवेश के प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है? आपकी विद्युत धारा। यदि किसी चालक पदार्थ में से आवेश बह रहे हैं, इस चालक पदार्थ में से क्या बह रहे हैं? आवेश, तो इस पदार्थ के अंदर क्या प्रवाहित हो रही है? आपकी विद्युत धारा। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? आवेश के प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। देखो, किसी भी चालक पदार्थ में से आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या बोलेंगे अपन? विद्युत धारा। तो मैं ये लिख सकता हूं, विद्युत धारा बराबर होगा आवेश बटे समय। ये किसका फॉर्मूला है? आपका विद्युत धारा का। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। यानी कि आवेश के प्रवाह की दर वही क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। अब देखो, विद्युत धारा को अपन लिखते हैं आई से। किससे लिखते हैं? आई से। आवेश को लिखते हैं क्यू से, और समय को किससे लिखते हैं? टी से। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या हो गया? आई बराबर हो गया क्यू बटे टी। आई बराबर क्या हो गया? क्यू बटे टी। इसी से अपन किसका मान फॉर्मूला निकाल सकते हैं? आवेश का। इसी सूत्र से आवेश का। देखो, इसके नीचे मैं एक रखूं और इन दोनों को वज्र गुणा कर दूं, तो क्यू को एक से गुणा करूंगा तो क्या आएगा? क्यू। और जब आई को टी से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा? आई टी। तो इससे अपन के पास दो फॉर्मूले निकल के आते हैं। एक तो विद्युत धारा का है आई बराबर तो क्या होता है? क्यू बटे टी। दूसरा है आवेश का। आवेश क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। आवेश का मात्रक तो क्या होता है? आपका कूलाम। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आपका एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो विद्युत धारा किसी भी चालक पदार्थ में से आवेश के प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। यानी कि आई बराबर क्या होता है? क्यू बटे टी। इससे अपन निकाले क्यू का फॉर्मूला था, क्यू बराबर क्या हो जाता है? आई टी। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। विद्युत धारा की जो चाल होती है, क्या? विद्युत धारा की चाल। विद्युत धारा की चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है? आपके विद्युत धारा की क्या है? चाल है। विद्युत धारा की चाल। तो विद्युत धारा की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो देखो, विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहेंगे अपन? विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय। यानी कि आई बराबर होता है क्यू बटे टी। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर।
आवेश का अगर फॉर्मूला निकाले तो Q बराबर क्या होता है IT, आवेश का मात्रा क्या होता है कूलाम। विद्युत धारा की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है, और वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया आपके विद्युत धारा के बारे में। तो इसको और लिखना चाहे तो लिख लो। परिभाषा तो ये होगी, विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। इसके आगे लिखना है आपको विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। अगला, विद्युत धारा की चाल। विद्युत धारा की चाल किसके बराबर होती है, प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये क्या है, आपके प्रकाश की चाल है। तो विद्युत धारा की चाल भी कितनी होगी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर कहेंगे विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय, यानी कि I बराबर होता है Q बटे T। विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर, और विद्युत धारा की चाल किसके बराबर होती है, प्रकाश की चाल के क्या होती है, बराबर होती है। आगे इसके अंदर से क्वेश्चन आता है आपके, देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके यहाँ से जो आपकी टेक्निकल हेल्पर की एग्जाम है उसके अंदर आएगा। पहला क्वेश्चन है, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, मान लो ऑप्शन है 1.6 × 10⁻⁻⁰, बी है 0.6 × 10⁻28, सी है आपका 6.25 × 10⁻18, और डी है आपका 6.25 × 10⁻28। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की कितनी संख्या होती है, या 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो अपन को दिया है Q का मान, Q बराबर कितना दिया है अपन को 1 कूलाम। कितना दिया है 1 कूलाम। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, Q बराबर सूत्र होता है N × होता है E। Q बराबर क्या होता है N × E। देखो यहाँ पर N, यहाँ N बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। N बराबर क्या चीज़ है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यही होता है। अपन को पूछा है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब किसका मान पूछा है अपन से, N का। किसका, N का। अगर मेरे को N का मान निकालना है तो देखो N से E क्या हो रहा है, गुणा, और गुणा वाली संख्या को जब अपन इस तरफ लाते हैं तो क्या लगता है, भाग। तो यहाँ से जो N का फॉर्मूला बनेगा वो N बराबर बन जाएगा Q बटे क्या बन जाएगा आपका E। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे आवेश बटे 1 इलेक्ट्रॉन का मान। देखो Q का मान कितना दे दिया मेरे को, 1 कूलाम। कितना दे दिया, 1। तो Q के स्थान पर मैं कितना रख दूंगा, 1 बटे E का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, और वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻ कितना होता है, -19। यही होता है। अब देखो जब अपन इस 1 में इसका भाग देंगे, क्या 1 में जब अपन क्या करेंगे, इसका भाग देंगे, तो अपने पास आता है कितना, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन।
अब देखो ये क्या है, संख्या है तो माइनस में नहीं आएगा, ये आवेश का मान ओनली आएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो 1 में जब अपन 1.6 का भाग देंगे तो कितना बचेगा आपका, देखो यहाँ पर इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, सोल्व करना चाहो तो सोल्व करके बता दूं मैं आपको। देखो 1/1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 क्या होता है, 1.6 को मैं लिख सकता हूँ 16/10 लिख सकता हूँ ना, 16/10। और यहाँ पर ये 10 की घात माइनस के 19 है। देखो माइनस में घात होती है तो उसका मतलब है इस संख्या को मैं 1/10 की घात 19 लिख सकता हूँ। अगर किसी संख्या पर 10 की घात माइनस 19 है तो उस संख्या को मैं 1/10 की घात 19 मतलब 1 में लिखने पर जो माइनस की घात थी वो किस में हो जाती है, प्लस में। तो यहाँ पर जो माइनस में घात थी उसको मैंने प्लस में करने के लिए कितना कर दिया, 1/10 की घात 19। ये गुणा हो रही थी तो ये क्या हो जाएगी आपके, ऐसे हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, इनको ऊपर ले जाऊँ तो देखो 10 की घात 1 तो ये और 19 ये कितनी होगी, टोटल 10 की घात 20 हो गई। तो बचेगा अपने पास 10 की घात 20 बटे कितना हो गया, 16। अगर मैं यहाँ पर इसको लिख दूँ 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 18 बटे 16 तो भी वही बात है, आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 18 + 2 कितना हो जाएगा, 20। और 10 की घात 2 का मतलब कितना होता है आपका, 10 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100। तो 100 में जब अपन 16 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 × 96 6 बार जाएगा ना। अब 100 में से 96 घटाए तो कितने बच गए, 4। 4 में 16 का भाग नहीं जाता है, दशमलव लगाऊंगा तो कितना आएगा, 0। 40 में 16 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। 16 दूना 32, फिर कितना बचा, 8, फिर लगाया 0। 80 में 16 का भाग कितना जाएगा, 5 बार। तो 100 में 16 का भाग देने पर कितना आया, 6.25 गुणा कितना हो जाएगा, 10 की घात 18। यानी कि एक कूलाम आवेश के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 गुणा 10 की घात 18 कितनी होती है, 6.25 गुणा 10 की घात 18। अगला क्वेश्चन है आपका, दिया है यदि किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान 1.5 एम्पीयर है तो 60 सेकंड में प्रवाहित आवेश का मान होगा। क्या दिया है, कोई भी सर्किट है उसके अंदर कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। किसी भी वैद्युतिक परिपथ में से 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो बताओ 60 सेकंड के अंदर, कितने सेकंड में, 60 सेकंड में उस परिपथ पे आवेश का कितना आवेश प्रवाहित होगा। 60 सेकंड में उस सर्किट से कितना आवेश प्रवाहित होगा। मतलब किसका मान पूछ रहा है आपसे, क्यू का। किसका मान पूछ रहा है, क्यू का, आवेश का मान। तो अपन ने तो पढ़ा था विद्युत धारा का फॉर्मूला। देखो आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे क्या होता है, टी होता है ना। तो अगर इससे मैं क्यू का मान निकालना चाहूँ तो यहाँ पर 1 लिखूंगा और वज्र गुणा करूंगा तो मेरे पास क्यू बराबर फॉर्मूला आ जाएगा आई इंटू क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। क्यू बराबर क्या आ जाएगा, आई इंटू टी। यहाँ पर ये जो तो आई है वो आई क्या है, आपकी विद्युत धारा है। क्या है, विद्युत धारा। और विद्युत धारा को हमेशा किस में लेते हैं अपन, एम्पियर में। टी बराबर क्या है आपका, समय। क्या है, समय। समय को किस में लेते हैं अपन, सेकंड में। किस में लेते हैं, सेकंड में। और क्यू बराबर क्या है आपका, आवेश है। क्या है, आवेश। और आवेश को अपन किस में लेते हैं अपन, कूलाम में। तो देखो अपन को आई का मान दे रखा है और किसका मान दे रखा है, टी का। आई का मान तो कितना दे रखा है अपन को, 1.5 एम्पियर। और टी का मान कितना दे रखा है अपन को, 60 सेकंड। तो देखो आई का मान किस में होना चाहिए, एम्पियर में। एम्पियर में ही है
समय का मान किस में होना चाहिए, सेकंड में, तो सेकंड में। और किसका मान पूछा अपन से, क्यू से, तो फॉर्मूला लगा देंगे अपन, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। आई का मान 1.5 और टी का मान कितना, 60। तो कितना आ जाएगा, 0 से कैंसिल हो जाएगा, 15 छक्की 90। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। तो इस सर्किट में 60 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा, 90 कूलाम। कितना आवेश प्रवाहित होगा, 90 कूलाम। तो यदि किसी वैद्युतिक परिपथ में प्रवाहित धारा का मान कितना हो, 1.5 एम्पीयर है, तो 60 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश का मान कितना होगा। तो 60 सेकंड के अंदर कितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा, 90 कूलाम। कितना हो जाएगा, 90 कूलाम। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे हुए 2018 की जो टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आई थी, उसमें ये जो क्वेश्चन है Q बराबर IT वाला फॉर्मूला है, इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे दिया है, यदि किसी बल्ब के फिलामेंट में 5 सेकंड समय में से 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो धारा का मान क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि किसी बल्ब के फिलामेंट में से 5 सेकंड समय में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो। क्या हो रहा है, यदि किसी बल्ब के फिलामेंट में से 5 सेकंड समय में कितना कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उसमें प्रवाहित धारा का मान, तो उसमें प्रवाहित धारा का मान होगा। क्या, बल्ब का एक फिलामेंट है, उसमें 5 सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, 20 कूलाम। तो किसका मान पूछा है, उस बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। फॉर्मूला वही, धारा का तो फॉर्मूला होता है I बराबर क्या होता है, Q बटे कितना होता है, T होता है। I बराबर क्या होता है, Q बटे T। अब देखो टाइम कितना दे रखा है अपन को, 5 सेकंड। कितना दिया है, 5 सेकंड। और Q का मान कितना दिया है अपन को, 20 कूलाम। कितना दिया है, 20 कूलाम। किसका मान पूछा उन्होंने, I का। तो I बराबर Q की जगह मैं कितना रख दूंगा, 20। T की जगह कितना रख दूंगा, 5। तो 20 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। यानी कि विद्युत धारा का मान कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। यदि किसी बल्ब के फिलामेंट में 5 सेकंड में यदि 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो उस बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा, 4 एम्पियर होगा। कितना होगा, 4 एम्पियर। आगे समझ में। तो ये है आपका विद्युत धारा, और विद्युत धारा से जितने भी प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे उनके बारे में। अगली जो परिभाषा है वो है आपके विद्युत वाहक बल। क्या है, विद्युत वाहक बल। इसको बोलते हैं अपन EMF। क्या बोल सकते हैं इसको, EMF। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, जैसे मान लो ये है चालक पदार्थ, इस चालक पदार्थ के सिरों पर मैंने ये क्या लगाई, बैटरी। तो जैसे ही इस चालक पदार्थ के सिरों पर एक स्विच की सहायता से मैंने बैटरी लगाई है, तो चालक पदार्थ के अंदर अपन ने पढ़ा था कोई भी पदार्थ होता है सामान्य अवस्था में क्या होता है, उदासीन होता है। ना तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो जब जैसे मैं स्विच को बंद करता हूँ, तो मैंने बताया था यहाँ पर बैटरी का ऋण सिरा है और ये क्या है, बैटरी का धन सिरा है। मैंने बताया था जहाँ पर ऋण आवेश आता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज़्यादा, और जहाँ पर धन आवेश आता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम। तो बैटरी की जो नेगेटिव प्लेट है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी आपकी, ज़्यादा, और पॉजिटिव प्लेट पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी, कम। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये जो चालक पदार्थ है इस सिरे पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो चालक पदार्थ के इस सिरे पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, कम। तो जैसे ही चालक पदार्थ के सिरों पर मैंने क्या लगाया, ये एक बैटरी लगाई, तो उससे चालक पदार्थ के सिरों पर एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी, एक तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम। अब कोई भी वस्तु होती है वो ज़्यादा से कम की तरफ क्या करती है, गति करती है।
तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज़्यादा से कम की तरफ गति करेंगे, मतलब इस चालक पदार्थ के अंदर इस दिशा में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने लग जाएंगे। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी भी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाला जो बल होता है वो बल ही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। चालक पदार्थ में किनको, इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाला बल क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिखेंगे अपन क्या, किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। किसी भी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाला बल क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। अब दे रखा है विद्युत वाहक बल को ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। आगे दे रखा है इसका जो मात्रक होता है, किसका, विद्युत वाहक बल, तो इसका मात्रक क्या होता है आपका, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो विद्युत वाहक बल किसे कहेंगे, किसी भी चालक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने वाला जो बल होता है वही क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। और विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है आपका, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। अगली परिभाषा आती है आपके विभव। इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल। विभव की परिभाषा समझने के लिए मान लो दो पॉइंट है, ये तो ए पॉइंट है, ये क्या है, बी पॉइंट। ये जो बी वाला पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित है, अनंत पर। ये जो बी वाला पॉइंट है ये अनंत पर स्थित है और इस अनंत वाले पॉइंट पर क्या है, इकाई आवेश है। क्या है, इकाई आवेश। अब इस इकाई आवेश को, ये जो अनंत वाला बिंदु है उस बिंदु से मेरे को कहाँ तक लाना है, ए तक लाना है। इकाई आवेश को अनंत से कौन से बिंदु तक लाना है, इस बिंदु तक। जो अनंत पर जो इकाई आवेश है उस इकाई आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में मेरे को जो कार्य करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कार्य। किस में करना पड़ रहा है कार्य, इकाई आवेश को अपन अनंत से इस बिंदु तक लाने में अपन को जो कार्य करना पड़ रहा है वो कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, विभव। तो विभव की परिभाषा क्या होगी, इकाई आवेश को, कौन से आवेश को, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभव। क्या कहलाता है, विभव। क्या लिखेंगे अपन, विभव की परिभाषा, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। क्या इकाई आवेश था उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो अपन को कार्य किया गया वही क्या कहलाएगा, विभव। विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, V से। विभव का जो मात्रक होता है, विभव का मात्रक, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगली जो परिभाषा है विभवांतर।
पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर होता क्या चीज़ है पहले समझो। मान लो ये कोई चालक पदार्थ है, इस चालक पदार्थ के सिरों पर मैं जैसे ही क्या लगाता हूँ, एक बैटरी लगाता हूँ, तो ये बैटरी का पॉजिटिव, ये क्या है बैटरी का नेगेटिव है। तो जैसे मैं स्विच को बंद करूँगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे इस दिशा में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम। इलेक्ट्रॉन हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ गति करते हैं, तो इस चालक पदार्थ में से इस दिशा में क्या होंगे, आपके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। और विद्युत धारा क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी प्रवाह की दिशा में क्या बहती है, विपरीत दिशा में। अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आ रहे हैं तो इस चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में क्या बहेगी, धारा। तो चालक पदार्थ के अंदर विद्युत धारा तो बहती है प्लस से माइनस की ओर और इलेक्ट्रॉन बहते हैं माइनस से प्लस की ओर। तो जब किसी चालक पदार्थ के सिरों पर अपन ने क्या लगाया, विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल लगाने पर इस चालक पदार्थ में से क्या प्रवाहित होती है, धारा। जब इस चालक पदार्थ में से धारा प्रवाहित होती है तो इस चालक पदार्थ की ये दोनों सिरे, ये तो पहला सिरा और ये कौन सा है, दूसरा, इन दोनों सिरों पर क्या पैदा हो जाता है, विभव पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है, विभव। अब विभव कब पैदा हुआ, जब चालक पदार्थ के अंदर से क्या प्रवाहित हुई, धारा। तो जब किसी चालक पदार्थ के अंदर से क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक पदार्थ के दोनों सिरों के जो विभव होता है, इन दोनों सिरों के विभव का अंतर, दोनों सिरों के विभव का अंतर ही क्या कहलाता है, आपका विभवांतर। क्या कहलाता है, विभवांतर। तो चालक पदार्थ में से धारा प्रवाहित होने पर उस चालक पदार्थ के दोनों सिरों के विभव का अंतर ही क्या कहलाएगा, आपका विभवांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विभवांतर। तो परिभाषा लिखेंगे अपन, चालक पदार्थ में से धारा प्रवाहित होने पर उसके दोनों सिरों के विभव का अंतर, विभवांतर कहलाता है। चालक पदार्थ में से धारा प्रवाहित होती है तो उसके दोनों सिरों के जो विभव का अंतर होता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर। विभवांतर को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे, V से। विभवांतर को V से, विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, V से। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। तो देखो, विद्युत वाहक बल, विभव और विभवांतर, इन तीनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट, विभव का मात्रक भी वोल्ट और विभवांतर का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट। तो विभवांतर क्या होता है, चालक पदार्थ में से धारा प्रवाहित होने पर उसके दोनों सिरों के विभव का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर। विभवांतर को अपन किससे लिखते हैं, V से, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। तो आपके हो गई विद्युत धारा हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया, विभव हो गया, विभवांतर हो गया। इसके बाद बचा है आपके क्या, प्रतिरोध। रेसिस्टेंस। मान लो ये कोई चालक पदार्थ था, ये क्या है आपका, चालक पदार्थ, और इन चालक पदार्थ के सिरों पर मैं क्या लगाता हूँ, जब विद्युत वाहक बल लगाता हूँ तो इस चालक पदार्थ के अंदर क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, धारा प्रवाहित। अब ये जो चालक पदार्थ है इसके अंदर ये जो धारा प्रवाहित हो रही है, उस धारा प्रवाहित होने का क्या करता है, विरोध करता है। मतलब उस धारा को, ये जो धारा प्रवाहित हो रही है इसके अंदर से, इस धारा को बहने से क्या करता है, रोकता है। कौन, चालक पदार्थ। तो चालक पदार्थ के अंदर एक ऐसा गुण होता है जो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करता है, विरोध करता है। वो गुण होता है, वो गुण ही क्या कहलाता है, आपका प्रतिरोध। तो किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण जो उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा प्रवाह का क्या करे, विरोध करे, वही क्या कहलाएगा, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है, इसके अंदर बहने वाली धारा का क्या करता है, विरोध।
तो चालक पदार्थ के अंदर से धाराओं को बहने से जो रोकता है वही क्या कहलाता है? आपका प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होगा? किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो उसमें से प्रवाहित धारा का विरोध करे। क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। तो प्रतिरोध क्या करता है? चालक पदार्थ में से बहने वाली धारा का क्या करता है? विरोध। तो जो धारा के बहने का विरोध करता है वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे R से। किससे लिखते हैं इसको? R से। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। और जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है? आपका ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। और ओम को अपन कैसे बनाते हैं? इस प्रकार से। तो ये हो गया आपका प्रतिरोध। किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा का क्या करे? विरोध करे, वही क्या कहलाता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं अपन? R से। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। अगली जो परिभाषा है वो है चालकता। या फिर बोल सकते हैं चालकत्व, यानी कि कंडक्टेंस। देखो, प्रतिरोध धारा को बहने से क्या करता है? रोकता है। लेकिन चालकता क्या करती है? किसी भी चालक पदार्थ में धारा को बहने में क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। तो प्रतिरोध धारा को बहने से रोकता है और चालकता क्या करती है? धारा को बहने में सहायता प्रदान करती है। तो चालकता एक तरह से प्रतिरोध की क्या हो गई? उल्टी हो गई, व्युत्क्रम होती है। तो चालकता क्या होती है? प्रतिरोध का उल्टा होता है। चालकता किसी भी पदार्थ के अंदर धारा को बहने में क्या करती है? सहायता करती है। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जो उसमें धारा प्रवाह में क्या करे? सहयोग करे, वही क्या कहलाएगी? उसकी चालकता। चालकता क्या होती है? यह प्रतिरोध की व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम होती है। चालकता की परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें धारा प्रवाह में सहयोग करे, वही क्या कहलाएगी? आपकी चालकता। तो धारा को प्रवाहित करने में क्या करे? उसकी हेल्प करे, वो क्या कहलाती है? चालकता। चालकता को G से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? G से। चालकता का मात्रक क्या होता है? एक तो होता है मोह, दूसरा मात्रक मोह को अपन प्रदर्शित करते हैं उल्टे ओम से। एक क्या होता है इसका? साइमन। साइमन को किससे लिखते हैं अपन? S से। और एक अपन लिख सकते हैं क्या? ओम इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स। तो जो चालकता है, चालकता का मात्रक क्या होता है? एक तो मोह होता है, साइमन, या फिर ओम इनवर्स। ये क्या है? चालकता की क्या है? मात्रक है। तो देखो, चालकता क्या होती है? प्रतिरोध की उल्टा होती है। तो इसको मैं फॉर्मूला लिख सकते हैं, G बराबर होता है 1/R। G बराबर क्या होता है? 1/R। इंपॉर्टेंट सूत्र है, याद रखना। चालकता प्रतिरोध की क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। चालकता क्या करती है? किसी भी पदार्थ में धारा प्रवाह करने में क्या करती है? सहयोग करती है। दूसरा, चालकता को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? G से। चालकता का मात्रक क्या होता है? मोह, या फिर साइमन, या फिर क्या होता है? ओम इनवर्स। और G बराबर होता है क्या? 1/R। अब आपके जो परिभाषा बची है, इसके अंदर लगभग परिभाषाएं आपकी पूरी हो चुकी है। देखो दोस्तों, मैंने आज ये जो परिभाषाएं बताई है वो आपको इसलिए बताई है क्योंकि अपन आगे जो भी पढ़ेंगे उसके अंदर अपन को विद्युत धारा आएगी, कभी विद्युत वाहक बल, कभी विभवांतर,
तो कभी प्रतिरोध तो कभी चालकता। तो इन परिभाषाओं को अपन को याद करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये परिभाषाएं अपन को याद नहीं होगी तब तक अपन की आगे थ्योरी कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो थ्योरी की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी की सारी परिभाषाएं आपको याद करनी है। सारी परिभाषा याद होनी चाहिए, इनके मात्रक याद होनी चाहिए, इनके अंदर जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं वो सारे फॉर्मूले आपको क्या करना है, याद करना है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसके साथ साथ आप साथ के साथ इनके नोट्स बनाते चाहिए और साथ के साथ इनका रिवीजन करते चाहिए। तो आपको ये सारी की सारी परिभाषाएं याद करनी है, जितने भी इसके अंदर फॉर्मूले मात्रक थे सारे के सारे याद करने हैं। अगले वीडियो में हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे।